Hello, welcome to Torat. My name is Saima Sultan and we are discussing the strategy to clear CLAT PG 2023. So CLAT PG 2023 को clear करने के लिए Torat live classes conduct करा रहा है which is called as Raftar series. So we had discussed 30 days plan. 30 days strategy हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इस प्लान के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी. So out of these different subjects on which we are going to have live classes, currently we are discussing Indian Contract Act. So previous class में हमने Indian Contract Act से related discussion किया था and we had completed till section number 30. Section 30 तक हम already discuss कर चुके हैं. So अगर आपको उन provisions पर कोई भी information चाहिए तो आप previous videos को refer कर सकते हैं. Now Before moving ahead, let me tell you a very important thing. आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि तौरात आपकी कैसे हेल्प कर रहा है. We are providing live classes on each subject of the syllabus. So, CLAT PG 2023 का जो syllabus है उसमें approximately 13 subjects given है and इन subjects पर हम live classes conduct करा रहे हैं free on YouTube. ओके सो जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को क्लियर करने में इंटरेस्टेड हैं वो इन लाइव क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट में अपीयर होना है ऑन द लेटेस्ट पैटर्न का मतलब है जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं पिछले 3 साल से, प्रीवियस 3 इयर्स से, उसी पैटर्न पर आप मॉक टेस्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो गेट द स्टडी मटेरियल फ्रॉम अस. अगर आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए सो तौरात कैन प्रोवाइड यू दैट एज वेल. सो ये दोनों रिसोर्स मटेरियल अगर आपको ऑब्टेन करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू. ओके सो दिस वाज अबाउट द कोर्स प्लान, हाउ वी कैन असिस्ट यू इन क्लियरिंग CLAT PG 2023. सो इस एग्जाम को कंडक्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 30 डेज आर रिमेनिंग. द एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 18 दिसंबर 2022. सो आपके पास से 30 डेज हैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए. सो इफ यू आर अटेंडिंग दीज लाइव क्लासेस यू कैन कंप्लीट द सिलेबस इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. ओके एंड यू कैन गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द लॉ. यहाँ तक अगर किसी भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. यू कैन आस्क अस. ओके सो हम अपना प्रीवियस डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द टॉपिक वेयर वी हैड लेफ्ट. सो कल हमने डिस्कस किया था टिल सेक्शन 30. सो हमने डिस्कस किया था वॉइडेबल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 में जितने एलिमेंट्स आपको गिवन है विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दोज वी हैड डिस्कस्ड. सो आज का हमारे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन नंबर 31. So section 31 deals with contingent contract. So as the name suggests, what is a contingent contract? Contingent का मतलब होता है कि किसी चीज पर डिपेंडेंट है, वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किसी और चीज पर डिपेंडेंट है. ओके अब लॉ के अकॉर्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है. लेट्स सी अंडर सेक्शन 31 इट सेज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. इसका मतलब अगर ये दो पार्टीज हैं हमारे पास तो दोनों में से कोई भी पार्टी ये बोल सकती है कि वो किसी एक्ट को करने के लिए टू डू और एब्सटेन. नॉट डू को आप एब्सटेन लिख सकते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं करेगी. कब नहीं करेगी या करेगी इफ सम इवेंट, अब कोई अलग इवेंट है, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम दिस, इफ दिस इवेंट कोलेटरल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. कोलेटरल मतलब डिपेंडेंट. कोलेटरल का मीनिंग होता है डिपेंडेंट. सो ये जो हमारा इवेंट है ये इस कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट है. डज और डज नॉट हैपन, अगर ये इवेंट होगा या नहीं होगा उस पर इस कॉन्ट्रैक्ट का होना या नहीं होना डिपेंड करेगा. ओके फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में अग्रीमेंट होता है कि अगर 23 नवंबर को रेन होती है, ठीक है, इट इज अ रेनी डे एंड रेन एक्चुअली हैपेंस, बारिश होती है, तो क्या होगा, ए विल सेल हिज कार टू बी.
कोई भी अग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट ये किस चीज पर डिपेंडेंट है, इस इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंडेंट है। अगर 23 नवंबर का डे कंप्लीट हो जाता है, रात के 12 बज जाते हैं, तब तक भी बारिश नहीं होती है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं होगा। ओके, एंड जैसे ही ये बारिश हो जाती है, दैट मीन्स ये जो भी हमारा इवेंट है ये हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका कंप्लीट होना या नहीं होना किसी और इवेंट पर डिपेंडेंट है, कि कोई और इवेंट होता है या नहीं होता। अब यहाँ पर अंडर द टॉपिक ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इलस्ट्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोस्टली अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में, तो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन से फैक्ट्स लिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप इलस्ट्रेशंस को अच्छे से समझ लेंगे, इवन दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो लेट अस सी व्हाट एल्स इट सेज। Contingent contract means enforceability of that contract directly depends on the happening or non happening of an event. So यही हमने एग्जाम्पल में देखा कि जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो ए एंड बी के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, वो एनफोर्स होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा किसी और इवेंट पर विच इज अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन का मतलब ये हो भी सकता है, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए ये सर्टेन इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में अग्रीमेंट होता है कि ए विल सेल हिज कार टू बी ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो यहाँ क्या कंडीशन है कि वो नेक्स्ट मंडे आफ्टर सम डेज ही विल सेल इट। ठीक है, सो ये दिन तो आएगा ही। ठीक है, तो ये एक सर्टेन कंडीशन है। सो अगर ये सर्टेन कंडीशन है, सो इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमारा इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए। दैट मीन्स वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता। हियर आई हैव रिटन डाउन सर्टेन एग्जाम्पल्स, जैसे कि मेकिंग मनी इज कंटिंजेंट ऑन फाइंडिंग अ गुड जॉब। सो कोई पर्सन कितना अर्न कर पाता है या नहीं, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी अच्छी जॉब एक्वायर कर पाता है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सो ये है कंटिंजेंसी का मीनिंग। अब इसी कंटिंजेंसी को अगर हम अग्रीमेंट में यूज करेंगे तो वो होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ दिया गया है, एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज सेकेंडरी और कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स जो हमारा मेन अग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में, मेन अग्रीमेंट, उससे सेकेंडरी होगा हमारा इवेंट जो डिपेंडेंट है, सेकेंडरी या कोलेटरल। ठीक है, ये मेन कंडीशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई इवेंट जो है उस पर रिलाई किया गया है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि सेकेंडरी है, ये फ्यूचर इवेंट, ये वाला इवेंट की बात कर रहे हैं हम, ये सेकेंडरी या कोलेटरल है। ओके, सो इससे सिर्फ हमें इतना पता चलेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, बट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, पार्टीज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं या नहीं, इस सब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ आपको ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि वेजर इज समथिंग डिफरेंट। वेजर जो हमने कल डिस्कस किया था अंडर सेक्शन 30, जहां पर अग्रीमेंट इस बात का होता है कि कोई एक पार्टी विन करेगी और कोई एक पार्टी लूज करेगी। ओके, सो चांस के बेसिस पर होता है। सो इस इवेंट पर डिपेंडेंट कि या तो हार होगी एक पार्टी की या जीत होगी, सोली इसी इवेंट पर डिपेंडेंट है हमारा अग्रीमेंट। ठीक है, इसके अलावा उसकी इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर इन दोनों में से जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट अपना प्रॉमिस कंप्लीट करेगी। ओके, सो ये तो होता है हमारा वेजर। सो वेजर के केस में ये जो इवेंट है हमारा विनिंग और लूजिंग, दिस इज मेन इवेंट, ये कोलेटरल नहीं है। मेन इवेंट हमारा यही है और इसी के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा या नहीं होगा।
ऑल्दो लॉ के केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वेजर्स आर नॉट एनफोर्सिएबल, हमने ये कल ही पढ़ा था कि वेजर्स आर वॉइड अग्रीमेंट, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो। एक्सेप्शंस हमें कहाँ दिए हुए हैं? इन सेक्शन 30 इटसेल्फ। तो अगर कोई एक्सेप्शन की सिचुएशन अप्लाई होती है तब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या वेजर है। सो ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है हमारा वो सेकेंडरी होता है, जबकि वेजर में वही मेन इवेंट होता है। ओके, इट इज नॉट कोलेटरल। द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ये क्या है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ये मेन इवेंट है। ओके, इसी पर हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, बट यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस पर बेस्ड नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी और अग्रीमेंट पर बेस्ड है। सो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजर्स। ओके, सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एमसीक्यूज में देर आर लेस चांसेस कि आपसे इस पॉइंट पर डिफरेंस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, दो दे कैन डेफिनेटली आस्क, बट देर आर लेस चांसेस। बट अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं जहां आपको आंसर राइटिंग करना है, वहां पर ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ओके, दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, सो नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड। So we can now discuss section 31 onwards. Okay, section 31 हमने already discuss कर लिया है. Now let's come to section number 32. It says contingent contract to do or not to do anything. ये तो हमने देख लिया कि किस चीज के लिए agreement होता है, to do or not do. If uncertain future event happens, अब यहाँ पर क्या है, जो uncertain event है अगर वो हो जाता है उस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस दैट इवेंट हैज हैपेंड। अब इसी का आप उल्टा समझिए कि इट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन दैट इवेंट हैपेंस। ठीक है, तो हमने जो एग्जाम्पल देखा था जिसमें ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि अगर 23 नवंबर को बारिश होती है तो ए बी को अपनी कार सेल करेगा। ऑल राइट, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इस दिन बारिश होती है, इट एक्चुअली रेन्स। किस टाइम होती है? सपोज 2 PM। सो 2 PM पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाता है, कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन दैट इवेंट हैपन। और अगर मान लीजिए 12 बज जाते हैं रात के एंड तब तक बारिश नहीं होती, तो फिर क्या होगा? फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज वो इवेंट हैपन ही नहीं हुआ इस पर्टिकुलर डेट में। ओके, सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 32। अब सेक्शन 32 आगे क्या कहता है? इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर जो इवेंट है हमारा वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस कि जो इवेंट आपका बेसिस है, जिसके बेस पर आप अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करेंगे, अगर वो इवेंट ऐसा हो जाता है कि अब वो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो एनफोर्स हो ही नहीं सकता। ए एंड बी, देयर आर 2 पार्टीज। ए क्या प्रॉमिस करता है? ही विल सेल his car to B. What is the event? वो कहता है if B has eldest son. ठीक है, अब क्या होता है? B का eldest child जो होता है it is a daughter. अब वो daughter हो जाती है eldest child. eldest child एज सन। ठीक है, बट एल्डेस्ट चाइल्ड जो होता है वो डॉटर बॉर्न हो जाती है। अब क्या होगा इस सिचुएशन में? ये जो हमारा इवेंट था कि एल्डेस्ट चाइल्ड सन होना चाहिए, ये तो अब इम्पॉसिबल हो गया, राइट? सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा, अब इसको इफेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, इसको हम लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जहां पर
इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, अब वो इवेंट पूरा नहीं हो सकता। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट का फेट क्या होता है, वॉइड। ओके, क्योंकि जब इवेंट ही नहीं होगा जिस पर डिपेंडेंट है तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एनफोर्स कर सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, उस इवेंट से डिपेंडेंट है, तो एक के इम्पॉसिबल होने से दूसरे पर भी डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 32। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रोविजन, section number 33. Section 33 says enforcement of contracts contingent on an event not happening. So ये 32 के just opposite situation है, contingent contract to do or not do, ठीक है। If uncertain future event does not happen, यहाँ condition क्या है, event not happen, अगर वो event नहीं होता है तब पार्टी अपना promise पूरा करेगी। Can be enforced when the happening becomes impossible. तो इसको हम कब enforce कर सकते हैं, किस पॉइंट पर ये enforce हो सकता है, happening becomes impossible, becomes impossible, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में ही अगर आप देखें, ए और बी के बीच में प्रॉमिस हुआ कि ए अपनी कार सेल करेगा बी को अगर बी का फर्स्ट चाइल्ड जो है दैट इज फर्स्ट चाइल्ड इज नॉट सन, ठीक है। ये वो कंडीशन लगा देता है कि ये वाला जो फर्स्ट चाइल्ड है वो सन नहीं होगा तो वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। अब क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड क्या हो जाता है, डॉटर। तो उस केस में ये जो इवेंट है ये तो इम्पॉसिबल हो गया, राइट। सो क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो गया तो अब ये प्रॉमिस जो है ये एनफोर्स हो सकता है एज पर सेक्शन नंबर 33। ओके, इसके आगे देखते हैं सेक्शन 34 सेज if the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible। यहाँ भी उसी चीज की बात की गई है कि कब हमारा contingent contract enforce हो सकता है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात की है इन्होंने कहा है कि जो फ्यूचर इवेंट है, जो हमारा फ्यूचर इवेंट है is the way in which a person will act। ये क्या है, it is a way in which a person will act। The event shall be considered to become impossible। ये event कब impossible होगा, when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time। okay? अगर ये कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे ये चीज इम्पॉसिबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में कुछ अग्रीमेंट होता है कार के लिए, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर बी मैरी सी, ही मैरी सी विद इन एज लाइफ टाइम, जब तक एज जिंदा है, ठीक है, तब तक बी जो है उसको क्या करना है, उसे सी से मैरिज करनी है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। सो ये क्या है, ये जो इवेंट है इट इज अ वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट। ये पर्सन कैसे एक्ट करेगा वो हमारा इवेंट है। सो ये इवेंट कब इम्पॉसिबल हो जाएगा, जब ये इसकी कुछ कॉन्ट्ररी एक्ट करेगा। ये क्या करता है, ए जो है ए डाइज, ठीक है, और अभी तक बी ने सी से मैरिज नहीं की है। सो ये जो इवेंट है हमारा ये इम्पॉसिबल हो गया। क्यों, क्योंकि ए जो है वो रीबर्थ नहीं ले सकता। जो टाइम पीरियड था जिसके अंदर इसको सी से मैरिज करनी थी वो कंप्लीट हो गया और इसने सी से मैरिज नहीं करी, तो ये इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। ओके, अब
इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन नंबर 36। सो लेट्स कम टू दैट। सेक्शन 36 में वही डील करता है कि अगर आपका कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है अगर, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते, राइट। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट की क्या सिचुएशन होगी, दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 36। सो सेक्शन 36 सेज contingent agreement to do or not to do anything, to do or not to do anything if an impossible event happens। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो यही है कि impossible event happens। तो आपको ये लाइन समझ में नहीं आएगी कि ये क्या लिखा है, impossible event happens, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट अगर है तो वो तो हैपन हो ही नहीं सकता, राइट। सो इसीलिए एक क्लैरिफिकेशन के लिए लॉ ने कहा है कि ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होगा, क्योंकि जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी वेदर इम्पॉसिबिलिटी इज नोन और नॉट टू द पार्टीज। ये जो इम्पॉसिबिलिटी है ये दोनों पार्टीज को पता है या नहीं पता, फिर भी ये अग्रीमेंट वॉइड होगा, कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कराएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है आपको इलस्ट्रेशन में, ए अग्रीज टू पे बी ₹1000। ठीक है, ये उसने प्रॉमिस किया है। इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स शुड एनक्लोज अ स्पेस, अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं और वो क्लोज्ड स्पेस क्रिएट कर लेती हैं किसी भी तरीके से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, राइट। सो ये क्लोज स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे। अगर 3 लाइन्स होती तो फिर भी वो क्लोज्ड स्पेस क्रिएट कर सकती थी, बट 2 लाइन्स को आप कैसे भी रखो, किसी भी फॉर्म में रखो, वो क्लोज स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे, राइट। सो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट के लिए अग्रीमेंट है, ओके। सो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट, ओके। Now this was about contingent contract। So contingent contract का basically meaning यही है कि यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका मेन अग्रीमेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट इवेंट। जिस इवेंट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है दैट इज अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ओके। सो उस फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता और कब हो सकता है, ओके। सो दिस वाज द रूल। अब इसके आगे हम चलते हैं। देयर इज सेक्शन नंबर 37। सो सेक्शन 37 वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। सेक्शन 37 में दिया गया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं उनकी क्या ड्यूटी है, ओके। सो इट्स रिटन पार्टीज मस्ट ईदर परफॉर्म, पार्टीज की ड्यूटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें, और ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है, ये 2 ड्यूटीज हैं पार्टीज की इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड, जब तक कि वो परफॉर्मेंस किसी लॉफुल रीजन से एक्सक्यूज्ड नहीं है तब तक पार्टी अपने प्रॉमिस से बैकआउट नहीं कर सकते, दे आर बाउंड टू अबाइड बाय इट, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारा विच नीड्स डिस्कशन इज सेक्शन नंबर 39। सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, बी इट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों में ये पूछा जा सकता है, ओके। सो लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 39। सेक्शन 39 सेज व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के बारे में, क्या किया है इसने, रिफ्यूज कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या वो उसको परफॉर्म करने से डिसेबल हो गया है, वो नहीं कर पा रहा है। हिज प्रॉमिस इन एंटायरिटी, कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हो सकता है उसने कुछ पार्ट ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया हो, रिमेनिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या अपोजिट भी हो सकता है कि मेजरली उसने कर दिया है, बस थोड़ा सा रह गया बट पूरा नहीं किया है, पूरा करने के लिए वो रिफ्यूज कर रहा है या वो डिसेबल्ड हो गया है। द प्रोमिसी अब यहाँ आ रहा है अपोजिट पार्टी के लिए, ठीक है। प्रोमिसी हम अपोजिट पार्टी के लिए बोल रहे हैं।
क्या कर सकता है अपोजिट पार्टी? मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है अनलेस ही हैज सिग्निफाइड हिज एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। सो क्योंकि दो पार्टीज जो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, उन दोनों की ड्यूटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली परफॉर्म करें, हर एक टर्म को फॉलो करें। बट इस सिचुएशन में अगर ए ने 3 टर्म्स को फॉलो नहीं किया है तो बी के पास ये पावर है कि वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, एंड कर सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो इंतजार करे इन 2 टर्म्स के पूरे होने का या नहीं, वो और टाइम दे ए को, ये जरूरी नहीं है। जैसे ही उसने कुछ पार्ट के लिए रिफ्यूज किया वैसे ही पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बी एंड कर सकता है, या फिर बी अग्री कर सकता है इन द कंटिन्यूएंस। बी उसको माफ कर सकता है या उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वो एग्री कर सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम इतने को मना कर रहे हो पर अब बचा हुआ अब कर दो, किसी और तरीके से रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दो। सो दोनों ऑप्शंस हैं, एंड टू कॉन्ट्रैक्ट और अग्री फॉर कंटिन्यूएंस, दोनों चॉइसेस हैं बी के पास में। ओके अब इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है विच इज गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 1। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में सेम इलस्ट्रेशन पूछी जाती है। क्या दिया है इस इलस्ट्रेशन में? ए एक सिंगर है, व्हाट डज ही डू? ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, ये थिएटर का मैनेजर है, टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक, 2 nights पर वीक। ठीक है, ये इसने अग्रीमेंट किया है कि वो 2 दिन हर वीक में सिंग करेगा। ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 months, फॉर 2 months, 2 months के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब क्या होता है, बी एंगेजेस टू पे हर 100 rupees फॉर ईच नाइट। सो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? ₹100 पर नाइट। ठीक है, एक रात के 100 rupees उसे मिलेंगे फॉर 1 परफॉर्मेंस। ए क्या करता है? ए सिंग्स फॉर 5 nights, 5 nights तो वो सिंग करता है। 6th night क्या करता है? वो रिफ्यूज कर देता है। तो अभी तो 2 months का टाइम है, राइट, एंड देर आर सो मेनी मोर परफॉर्मेंसेज दैट इज रिक्वायर्ड टू डू, बट वो बीच में ही मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, वो एब्सेंट हो जाता है जानबूझ करके विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। देन इन दैट केस अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 month रिमेनिंग है, तो बी के पास ये राइट है कि वो बिना इस टाइम के एक्सपायर होने के वेट किए वो इसी पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो अगर यहाँ पर एब्सेंट हो गया तो वो उससे बातचीत करके इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकता है और इस पर्टिकुलर डे के लिए उसे फॉरगिव कर सकता है या उसके लिए उससे कोई फाइन ले सकता है एंड सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंसेस के लिए उसे अलाउ कर सकता है। सो ये दोनों ऑप्शंस हैं। दैट मीन्स कंप्लीट ब्रीच होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। जैसे ही पार्शली भी अगर रिफ्यूजल होता है तो भी दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच, मतलब पहले ही एंटिसिपेशन हो गया है कि ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का इंटेंट नहीं रखती, इसलिए लॉ ने ये पावर दी है अपोजिट पार्टी को। ओके, सो दिस वाज सेक्शन 39 एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेक्शन नंबर 56। सो अब हम आते हैं सेक्शन 56 पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे डिटेल्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और फर्दर प्रीवियस क्लासेस में या सब्सिक्वेंट क्लासेस में भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 56। लेट मी टेल यू अनदर थिंग हियर। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इन दीज 30 days फॉर क्लैट पीजी, दीज आर क्लासेस ऑन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे बट द मेन टॉपिक्स, ठीक है, जो स्लाइटली डिफिकल्ट एरियाज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं।
Okay, but for exam ideally you should read everything, right? एटलीस्ट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो तो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए. सो अगर आपको और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं. ओके, नोट्स में आपको सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन मिलेगा. ओके, सो इफ यू वांट दीज नोट्स यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ वी कैन कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन सेक्शन नंबर 56. सेक्शन 56 डील्स विथ अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. तो यहाँ पर आपके 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं. ओके, सेक्शन नंबर 56 पैरा 1. अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड. अगर अग्रीमेंट जो है किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने का है, इम्पॉसिबल एक्ट, सो दिस इज वॉइड. वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही इस अग्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, ये वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा. जैसे अग्रीमेंट क्या है कि 2 पैरेलल लाइंस जब मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मीट, ए की तरफ से ये है तो बी कहता है कि इफ दैट हैपन्स बी विल पे अ पर्टिकुलर अमाउंट. सो ये इनके बीच में अग्रीमेंट होता है. ठीक है, सो ये तो एक इम्पॉसिबल एक्ट है, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए ये वॉइड अग्रीमेंट है. ओके, या ए कहता है, ए प्रोमिसेस टू बी, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, वो बी से कहता है कि वो बी के लिए तारे तोड़ के लाएगा आसमान से. ही विल गेट स्टार्स फॉर हिज वाइफ. ठीक है, फ्रॉम द स्काई, गेट स्टार्स फ्रॉम द स्काई. ठीक है, सो ये नॉर्मल कंडीशंस में दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. सिर्फ मूवीज में ही पॉसिबल है, राइट? सो बिकॉज ये एक इम्पॉसिबल एक्ट है, सो ऐसे अग्रीमेंट को हम वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं. दिस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. ओके, सो ये है आपका पैरा नंबर 1 अंडर सेक्शन 56. इससे आप समझ सकते हैं कि ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हो रहा है उसी टाइम जो अग्रीमेंट है वो इम्पॉसिबल एक्ट के लिए है. ठीक है, अब देखते हैं सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स में क्या प्रोवाइडेड है. पैरा नंबर 2, इट सेज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट. ठीक है, ए एंड बी के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यानी इनिशियली नहीं है ऐसा. कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद क्या होता है, दिस एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल. बाद में ये एक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच प्रोमिसर, ये पर्सन, इसके आउट ऑफ कंट्रोल में कुछ ऐसा होता है कि ये जो एक्ट है हमारा ये अनलॉफुल हो जाता है. उस केस में क्या होगा, जो हमारा मेन अग्रीमेंट है वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा. व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, जब ये चीज हो जाएगी उस पॉइंट पर ये वॉइड हो जाएगा. इससे पहले क्या था, ये एक वैलिड अग्रीमेंट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था. तो यहाँ पर वैलिड से वॉइड में कन्वर्ट हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो है कि ऐसा करना है आपको, वो कंडीशन अब इम्पॉसिबल हो गई है, वो पूरी नहीं हो सकती. तो जब ये एक्ट हो ही नहीं सकता तो प्रॉमिस पूरा कैसे होगा दोनों पार्टीज की साइड से, राइट? सो इसका क्या एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन बी देखिए आप. यहाँ पर भी इलस्ट्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट सेज ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे. बट जो शादी का टाइम फिक्स होता है उससे पहले क्या होता है, ए गोज मैड. सो अब क्या है, एक मैडमैन के लिए शादी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना अलाउड नहीं है, राइट? सो ये जो सिचुएशन हुई है इसकी वजह से जो एक्ट था टू डू मैरिज, ये क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल एक्ट में कन्वर्ट हो गया. सो इस पॉइंट पर व्हेन ही गोज मैड, इस पॉइंट पर ये अग्रीमेंट हमारा वॉइड अग्रीमेंट हो गया. अब ये एनफोर्स नहीं हो सकता. अब भी चाहे कोर्ट के पास जाए कि आप इससे मेरी शादी करवाओ, तो भी कोर्ट नहीं करवा सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता. ओके, सो यहाँ बाद में इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है.
अब इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो इम्पॉसिबिलिटी है ये किसी भी रीजन से हो सकती है। इम्पॉसिबिलिटी कैन बी फिजिकल, जैसे अभी हमने देखा फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में कोई पर्सन मैड हो गया, इंसेन हो गया, तो अब उसके पास मेंटल कैपेबिलिटी ही नहीं है उस प्रॉमिस को पूरा करने की। मैड हो गया, इंसेन हो गया, या मान लीजिए उस पर्सन की डेथ हो गई, या जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था, जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट था, वही डिस्ट्रॉय हो गई, वो जल गई, ठीक है, खराब हो गई। तो अब जब ये चीज बची ही नहीं है, फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया है एक्ट हमारा, तो अग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, वॉइड। तो ये तो है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल। इसके बाद हो सकता है दूसरा सिचुएशन, लीगल इम्पॉसिबिलिटी। अब लीगल इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे हमने पढ़ा कि कोई एक्ट अनलॉफुल हो जाता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल लॉ कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि ए और बी जो दो पार्टीज हैं, इन्होंने आज अग्रीमेंट किया है 22 नवंबर को फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर, ठीक है, ऑफ लिकर। बी जो है ये जर्मनी में सिचुएटेड है, ठीक है, ए जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। अब ये लिकर ट्रांसपोर्ट होने से पहले मान लीजिए 25 नवंबर को ऐसा लॉ आ जाता है कि आप जर्मनी के साथ कोई भी इंडियन जो है वो लिकर का बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये एक्ट जो है, जो पहले अगर अलाउड था, बाद में वो अनलॉफुल हो जाता है, यानी लॉ की तरफ से इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, तो भी अग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा, उसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते। ओके, थर्ड सिचुएशन कैन बी अ प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। अब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ किसी एक पार्टी को हार्डशिप हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, वो सफिशिएंट नहीं है, बट उसको वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, ए एंड बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ फॉर सेल ऑफ पर्टिकुलर क्लोथ, ठीक है, क्लोथिंग, ठीक है। ए का प्रॉमिस है कि वो बी को सप्लाई करेगा फ्रॉम एक्स कंपनी। ओके, इस कंपनी के ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं, ये जो कपड़े हैं, ये बी को सप्लाई करेगा। अब क्या होता है, इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंस, दिस कंपनी शट्स डाउन, ये कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। सो अब क्या है, इस कंपनी ने ये क्लोथिंग बनाना बंद कर दिया, स्टॉप्स मैन्युफैक्चरिंग। सो उस केस में क्या है, ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि ए जो है वो इस पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े बी को सप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज वो मार्केट से अनअवेलेबल हो गया, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ओके, सो इसको हम कहेंगे कि प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी एंड दिस अग्रीमेंट इज वॉइड। वहीं पर अगर आप मान लीजिए कि ये कंडीशन नहीं होती यहाँ पर, फ्रॉम एक्स कंपनी, ठीक है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी कंपनी के कपड़े होने चाहिए, ठीक है। सो उस केस में अगर ए ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है एक्स कंपनी के साथ, ठीक है, उसका टाई अप एक्स कंपनी के साथ है, एंड एक्स कंपनी शट्स डाउन, इट स्टॉप्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो ए क्या करेगा, ए की ड्यूटी है कि वो किसी और कंपनी से परचेज करे एंड देन बी को सप्लाई करे, भले ही उसे हार्डशिप हो वाई के साथ टाई अप करने में, ठीक है। सो ये डिफेंस नहीं होगा। ओके, सो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी को जज करना डिपेंड करेगा पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर। ओके, सो अगर एक हार्डशिप हो रही है, मियर हार्डशिप है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, और अगर इम्पॉसिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सो ये है आपका सेक्शन नंबर 56। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ सेक्शन 56। ओके, इसके बाद आपको दिया गया है पैरा नंबर 3। सो पैरा 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो लेट मी रीड इट आउट।
Yes. Para 3 says, where one person has promised to do something which he knew. ठीक है, ए और बी के बीच में प्रॉमिस है, ए इज द प्रॉमिसर, ही न्यू, और विद रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन. सो रीजनेबल डिलीजेंस भी आती है, क्योंकि ड्यूटी है कि अगर कोई चीज आपको पता होनी चाहिए तो आपकी ड्यूटी है कि आप उससे पता करो. ठीक है, ही माइट हैव नोन. एंड विच प्रोमिसी डिड नॉट न्यू, इसको नहीं पता, नो नॉलेज. ए के पास नॉलेज है, बी के पास नहीं है. देन एंड विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल. किस चीज के बारे में नॉलेज की बात की जा रही है कि ये जो एक्ट है हमारा वो इम्पॉसिबल है या फिर अनलॉफुल है. ठीक है, उस केस में क्या होगा, प्रोमिसर मस्ट मेक कंपेंसेशन फॉर सच लॉस विच द प्रोमिसी सस्टेन्स थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस. तो ये जो है इसको कॉम्पेंसेशन पे करेगा. तो ये चीज तो हमने पहले पढ़ ली कि इस टाइप का अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होगा पैरा नंबर 2 में. ठीक है, इम्पॉसिबल एक्ट या अनलॉफुल एक्ट के लिए जो अग्रीमेंट हो रहा है, बट वॉइड होने के साथ साथ क्योंकि इसने जानबूझकर ऐसा किया तो इसे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अपोजिट पार्टी को, सो दैट अपोजिट पार्टी शुड नॉट सफर. यहाँ पर अपोजिट पार्टी गुड फेथ में एक्ट कर रही है, उसे नहीं पता, वेयर एज पार्टी ए जो है उसको नॉलेज है, फिर भी वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है. दैट इज वाई ही हैज टू पे द कॉम्पेंसेशन. ऑलराइट, नाउ प्रोसीडिंग अहेड, सेक्शन 56 के बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे पास फॉर द डिस्कशन, इट इज सेक्शन नंबर 73. सो सेक्शन 73 में आपको रूल गिवन है रिलेटेड टू कॉम्पेंसेशन. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ये आपसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, बी इट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव, दोनों में ही पूछा जा सकता है. ओके, नाउ लेट्स रीड इट. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, सो हम अभी पैरा 1 डिस्कस कर रहे हैं. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, सो जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, तोड़ दिया दोनों में से किसी एक पार्टी ने, उसके बाद क्या होगा, द पार्टी हु सफर्स यानी कि विक्टिम जो है वो क्या कर सकता है, द पार्टी हु सफर्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन. जो दूसरी पार्टी है, पार्टी एट फॉल्ट, उससे रिसीव करेगा वो कॉम्पेंसेशन. ये जो पार्टी है ये कॉम्पेंसेशन देगा. ओके, this arrow should be in the opposite direction. Compensation party at fault देगा to the victim for any loss or damage caused. किस चीज के लिए, loss caused. यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉस कॉज होना चाहिए, नुकसान एक्चुअल में होना चाहिए, उसी के लिए कॉम्पेंसेशन आपको मिल सकता है. अब किस टाइप का लॉस या डैमेज होना चाहिए, फर्स्ट कैन बी विच नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग. नेचुरली अरोज मतलब वो एक एक्सपेक्टेड लॉस था, जो हमारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उसमें हम कोई भी रीजनेबल पर्सन ये देख सकता है कि अगर ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी तो दूसरी पार्टी को ये लॉस होगा. ठीक है, दूसरा क्या होता है, और विच द पार्टीज न्यू, पार्टीज न्यू ये सिर्फ पार्टीज को पता है, when they made the contract to be likely to result. ठीक है, from the breach of it. So इस तरह के दोनों में से कोई भी compensation कोर्ट ऑर्डर कर सकता है. अब इसको हम और समझेंगे, उससे पहले आप नेक्स्ट पैरा देखिए. इट सेज such compensation is not to be given for any remote and indirect loss. No compensation for रिमोट लॉस, रिमोट या इनडायरेक्ट. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई डैमेज ऐसा होता है जो हमारे मेन एक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो एक ऐसा लॉस है जिसके बारे में कोई रीजनेबल पर्सन नहीं सोच सकता था, उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन पे करने की ड्यूटी नहीं है. ओके, समथिंग आउट ऑफ द ब्लू रॉन्ग हैपन्स, सो ये एक रीजनेबल डैमेज नहीं था तो इसको पार्टी को पे करने की ड्यूटी नहीं है. ओके,
अब हम आ जाते हैं इन दो क्लॉजेस पर, नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। सो इस केस में क्या होता है, जनरल डैमेजेस आर अवॉर्डेड। जनरल डैमेजेस, ओके, सो नॉर्मली जितना लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डैमेजेस मिल जाते हैं, कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। वाई? क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर पार्टीज को आइडिया था कि इतना नुकसान हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार की सेल का फॉर 5 लाख रुपीज। अब ए ने क्या किया, ए पेज 4 लाख, तो 1 लाख उसने पे नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक रीजनेबल पर्सन को समझ में आ जाएगा कि जो लॉस हुआ है वो प्राइमरीली 1 लाख का हुआ है। अब इसके अलावा अगर बी ये प्रूव कर पाता है कि उसको एडिशनल कोई लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उसने इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करना था, फ्यूचर किसी और से फर्दर अग्रीमेंट कर रखा था, वॉट इससे अलावा 1 लाख से प्लस अगर उसको कोई और लॉस भी हुआ है वो उसे प्रूव कर देता है, तो वो उसके जनरल डैमेजेस में उसको अवार्ड हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल डैमेजेस और समथिंग डिफरेंट। जो सेकंड सिचुएशन है हमारी, वो स्पेशल डैमेजेस की कैटेगरी में आती है, जहां पर रीजनेबल पर्सन का टेस्ट नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग कितना लॉस हुआ था। इट इज बिटवीन द पार्टीज, टू पार्टीज, दोनों पार्टीज को पता था कि उस सिचुएशन में क्या लॉस पॉसिबल है। ठीक है, मान लीजिए ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को सप्लाई करेगा 100 शर्ट्स, इसका ऑर्डर लिया है उसने, ठीक है, वो बी को सप्लाई करेगा। अब बी क्या करता है, ही रिफ्यूजेस टू टेक, ठीक है, और बी इसे रिटर्न में देने वाला था 10,000 रुपीज, ना तो वो पैसे देता ना वो ऑर्डर लेता। अब बी को पता है कि ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सी पर्सन से, सी से उसने ये शर्ट्स ली है और फिर वो आगे सप्लाई कर रहा है। सो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो ए को सी को भी अमाउंट देना है। ठीक है, मान लीजिए उसने 9,000 में लिया है या 8,000 में लिया है, वो यहाँ पर 2,000 बीच में खुद का अर्न कर रहा है, तो उसको ये 8,000 का भी तो लॉस हुआ, जो जनरली कोई पर्सन इमेजिन नहीं कर सकता। बट इस सिचुएशन में दोनों पार्टीज को नॉलेज है कि ये लॉस भी लाइकली है इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से। सो इस केस में इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा एंड देन डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड। सो दोज विल बी स्पेशल डैमेजेस। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। तो सेक्शन 73 में आपको ये कंपल्सरी है कि आपको प्रूव करना है कि एक्चुअली यू हैव सफर्ड अ लॉस, आपको लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक होने से, ये प्रूव करना मस्ट है। अगर मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से फॉर सेल ऑफ कार और दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ कि 25 नवंबर को ही विल डिलीवर द कार एंड ही विल पे द अमाउंट। अब क्या होता है, 25 नवंबर को ए वेट करता है, बी नहीं आता, बी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये कार भी डिलीवर नहीं करता और ये पैसे भी नहीं देता इसको। फिर ए क्या करता है, ए जो है ये कार किसी और को सेल कर देता है, ठीक है, एट हिज फेवरेबल प्राइस, जिस भी प्राइस में उसे यहाँ सेल करनी थी वो इसी प्राइस में सी को सेल कर देता है। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ए का अपेरेंटली कोई लॉस नहीं हुआ। तो अगर ए लॉस प्रूफ नहीं कर पाता है, नॉट एबल टू प्रूव एक्चुअल लॉस, ठीक है, तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 73। सो बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर लॉस इज ऑन विच पार्टी, जो पार्टी क्लेम कर रही है कि वो विक्टिम है उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक होने से उसको लॉस हुआ है। ओके, देन देर इज वन ब्राउनी पॉइंट हियर। अगर आपको अपने आंसर्स को कनेक्ट करना है विद डिफरेंट लॉज, सो आई कैन टेल यू विच provision is relevant here. So section 73 of Indian Contract Act can be related with section 12 of Indian Evidence Act. Okay, so आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि section 12 of Indian Contract Act is also read with section 73 of Indian Contract Act. Okay, section 12 Evidence Act and section 73 of Indian Contract Act. Okay,
यहाँ पर क्या बात क्या है गया है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं which will help the court to decide, relevant factors for deciding damages, कितना अमाउंट damages में मिलना चाहिए, उसको डिसाइड करने के लिए क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो गिवन है सेक्शन नंबर 12 में. ओके, so this was about our discussion on the important areas of Indian Contract Act. So basically जो भी difficult topics थे those we have discussed and which can be asked in the examination. So यहाँ पर हमारा Indian Contract Act पूरा होता है in these 4 lectures that you have access to on YouTube. ओके, सो अगर आपको कोई भी टॉपिक को रेफर करना है तो आप प्रीवियस सेशंस में देख सकते हैं, या फिर अगर आपको फुल स्टडी मटेरियल चाहिए सो यू कैन राइट टू अस एंड वी कैन प्रोवाइड यू द नोट्स ऑन द एंटायर सब्जेक्ट. ओके, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू गाइज, विल मीट अगेन टुमारो with another subject. Okay, and this is our aim to help you clear CLAT PG 2023 in just 30 days. So please stay tuned if you want to clear this examination. Okay, bye guys, take care.